डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि जब मैंने आपको कहा था कि कल से अपन दिन में वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे और दिन में ही वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो की क्लियरिटी थोड़ी अच्छी हो और आपको दिखे थोड़ा अच्छा और वॉइस भी थोड़ी अच्छी हो। इसके लिए आज से अपन ने दिन में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो इसी वीडियो बनाने के क्रम में 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं जो नाइट में वीडियो बनाने के कारण, नाइट विजन होने के कारण वो वीडियो की क्लियरिटी अच्छी नहीं है और इसी वजह से वो वीडियो आप ढंग से सीन नहीं कर पा रहे हो और आप ढंग से आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन आज से आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। अब अपन जो जीके पढ़ रहे थे उसी के क्रम में आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद। ये अनुच्छेद अपन इसको टफ टॉपिक तो नहीं बोल सकते कि बहुत कठिन है, लेकिन इसके अंदर बच्चों को नॉर्मली इनको याद रखने में बहुत समस्या होती है कि आर्टिकल्स बहुत ज्यादा है, इनको याद कैसे रखा जाए, इनको कैसे अपन एक साथ एक छोटे से बॉक्स में कैद करके फिर होके अपन इनको याद रख सकें। तो आज अपन इनको याद करना सीखेंगे। जो मैंने ये जो भी आपके सामने आर्टिकल्स उतारे हैं, ये आर्टिकल्स आपको किसी बुक वगैरह में किसी में मिल सकते हैं, लेकिन इनको उतारने का मकसद मेरा कुछ और है कि मैं आपको सिखा सकूं, बता सकूं कैसे अपन इन चीजों को याद रख सकते हैं, कैसे अपन इन चीजों को याद करके अपने आने वाले एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। इस चीज को अपन आज यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद कल से ही रोजाना जो आधुनिक भारत के इतिहास है उसके शुरू से वीडियो आने स्टार्ट होंगे। जैसे अपना आधुनिक भारत का इतिहास खत्म होगा उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर प्राचीन भारत का इतिहास और कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो भी 1-2 बीच में आते रहेंगे। और इसके अलावा कोई साइंस के अगर कोई मेरे को लगेगा कि इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो उनके भी मैं 1-8 वीडियो बीच में डालता रहूंगा। दूसरी साइड से जो अपना मैथ सब्जेक्ट है उसके भी आज से ही कंटिन्यू टॉपिक वाइज आपके पास में वीडियो आते रहेंगे। आप एंजॉय करते रहिए, वीडियो सीन करते रहिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिएगा, अपनी पढ़ाई को स्मूथ वे में चलते रहिएगा, सक्सेस आपकी जरूर होगी। अब देखिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रारंभ में हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे और अब वर्तमान में आते आते हमारे संविधान के अंदर 455 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। अब अनुच्छेदों का क्रम तो 395 ही है, लेकिन उनमें क जोड़ दिया, ख जोड़ दिया, 395, 400, 201, 100 का, 51 का, इस टाइप से इनमें क ख ग जोड़ के इनका लगभग अब ये 455 से भी प्लस जा चुकी हैं अनुच्छेद। तो इन्हीं अनुच्छेद के बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है, कौन से अनुच्छेद में किसका वर्णन है, कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्त, वैसे तो अपने 395 अनुच्छेद है, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, मैं सबको यहाँ पे बोर्ड पे उतार के और आपको नहीं लिखवा सकता। मैंने कुछ उन्हीं अनुच्छेदों को यहाँ पे इंक्लूड किया है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। अपन फालतू की कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे, अपन वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने लायक हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन इनको पढ़ना शुरू करते हैं, इनको याद करने की कोशिश करते हैं, कैसे अपन इन सब अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भाग 1 के अंदर 1 से 4 तक अनुच्छेद है और भाग 1 के अंदर कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। 1 से 4 अनुच्छेदों के बीच में यही बात अपन को बताई गई है कि भारत राज्यों का संघ है। अब इनको अलग अलग आर्टिकल के थ्रू देखते हैं। कई बार क्वेश्चन छोटे एग्जामों में ऐसे भी पूछा जाता है कि भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो 1 से 4 अनुच्छेद भाग 1 के अंदर शामिल है जिसमें भारत राज्यों का संघ बताया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान देखिए, भारत राज्यों का संघ है। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत ब्लैंक है, समूह है, भारत राज्यों का ब्लैंक है, समूह है या फिर ग्रुप है, संघ है, तो उसमें अपने को ब्लैंक पे संघ लगाना है। भारत राज्यों का संघ, अपने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा है उसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया, तो इस संघ वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना आप।
अनुच्छेद नंबर 1 में यही चीज बताई गई है। अब अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 2, इसमें क्या है, राज्यों का निर्माण और स्थापना। अनुच्छेद नंबर 3 राज्यों का नाम, क्षेत्र और निर्माण। अब अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में फर्क क्या है? अनुच्छेद नंबर 2 का मतलब है कि भारत के बाहर से अगर कोई राज्य को जीतकर अगर इंडिया के अंदर मिलाया जाता है तो उसका वर्णन अपन अनुच्छेद नंबर 2 में करेंगे। और अगर कोई भारत का ही राज्य है उसको अपन काट के या बांट कर कोई दूसरा स्टेट बनाते हैं तो उसका अपने को वर्णन करना है, उसका वो अनुच्छेद 3 के तहत बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके बनाया गया था, तो उसका जो नाम, क्षेत्र, निर्माण है वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया गया था। अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर वो राज्य आएंगे जिनको बाहर से जीत के इंडिया के अंदर शामिल किया जाता है, वो आर्टिकल नंबर 2। और जो इंडिया के ही है बड़े पार्ट से उनको काट के छोटे राज्यों में बांटा जाता है तो उसका वर्णन अपन को अनुच्छेद नंबर 3 में मिलता है। देखिए दोस्त, अनुच्छेद नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 2 और 3 का संयुक्त रूप अनुच्छेद नंबर 4 में मिलता है, जो पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने नहीं लिखा। याद कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2 इसमें राज्यों का निर्माण और स्थापना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 3 इसमें राज्यों के नाम, क्षेत्र और निर्माण से संबंधित है। ये दोनों राज्यों के नाम, क्षेत्र और निर्माण से संबंधित है। फर्क इतना ही है, ये बाहर से राज्यों को विजिट करके मिलाया जाता है तो आर्टिकल नंबर 2, और आंतरिक राज्यों का विभाजन किया जाता है तो आर्टिकल नंबर 3 अपन ने याद कर लिए। अब अपन इसके नीचे देखते हैं भाग नंबर 2। दोस्तों भाग नंबर 2 में अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक आते हैं। मूल रूप से इसमें नागरिकता से संबंधित है। भारत के नागरिक को क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई है, ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 भाग नंबर 2 में, इसको याद रखना दोस्तों। भाग 2 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद आते हैं। नागरिकता से संबंधित है, यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए इसको अपन स्किप करते हैं। अब आता है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आते हैं और ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भाग नंबर 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकारों से कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित है? 12 से 35 तक। ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 12 से 35, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, लेकिन अपन इनको एक ही वीडियो में नहीं दे सकते, इसलिए इनको अपन अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। भाग नंबर 3 को अपन एक अलग वीडियो भेजेंगे, उसके थ्रू अपन इसको पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आता है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेद है और नीति निर्देशक तत्वों से ये संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों से कौन कौन से अनुच्छेद है? 36 से 51 के बीच में जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो सभी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, भाग नंबर 4 कै, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाग नंबर 4 कै के अंदर 51A अनुच्छेद ऐड किया गया था। मौलिक कर्तव्य है वो इसके अंदर ऐड किए गए थे। ये मौलिक कर्तव्य ऐड कब किए गए थे? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर ऐड किए गए थे। भारत के संविधान के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य वो ऐड किए गए थे। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में संविधान का भाग थे या नहीं थे। बाद में ऐड किए गए थे, इनको जोड़ा गया था अपने मूल संविधान में। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? 51A अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। और कौन से भाग में आते हैं? ये भाग 4 कै में आते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 51A अनुच्छेद के तहत आते हैं और भाग 4 कै में ये आते हैं। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके अपने को याद रखना है इसको। अब देखिए दोस्तों, अपन ने ऊपर के 3 याद रख लिए। अब अपन इन 3 को, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 कै में मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर। ये अपन ने यहाँ तक देखा किस अनुच्छेद के तहत ऐड किए गए? 51A अनुच्छेद के तहत ये जोड़े गए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां तक अपन ने एक टर्म्स में पढ़ा, इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 और उसके बाद भाग 2, 3, 4 और 4 कै। अब इनको पेयर्स में अपन याद करेंगे तो अपन को ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। जोड़े बना के आप इनको याद कीजिएगा, जल्दी याद होएगा और लंबे समय तक याद रख पाओगे आप।
ठीक है दोस्तों, अब नीचे के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं कि नीचे कौन कौन से अनुच्छेद थे जिनमें किन चीजों की विशेषताओं का वर्णन किया गया, किन किन से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अभी कुछ छोटे एग्जाम में, पुलिस वगैरह में, डिफेंस वगैरह में या पटवारी ग्राम सेवक में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछने गए हैं, देखने को मिले हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन से नंबर का राष्ट्रपति है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये 14वें नंबर का राष्ट्रपति है, वर्तमान में 14वें नंबर का राष्ट्रपति चल रहा है। इससे पहले 13 राष्ट्रपति और रह चुके हैं, ठीक है। और कौन है राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद जी, ये तो आप सभी लोग जानते ही हो। अब देखते हैं इनके आर्टिकल्स के बारे में अपन। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 52 के अंदर राष्ट्रपति का पद के बारे में व्याख्या की गई है कि भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल नंबर 53 कार्य और शक्ति। अब राष्ट्रपति बनाने तो उसको कुछ कार्य और उसकी शक्ति भी देंगे ताकि वो काम कर सके। तो 53 के अंदर उसके कार्य और शक्तियों का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 54 के अंदर उसका निर्वाचन किस प्रकार से किया, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। अपन बाद में देखेंगे, लोकसभा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप इतना ही सीखिएगा कि अपन को अगर आर्टिकल्स आए तो अपन उससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए, अपन अपना क्वेश्चन सही कैसे करें। यहाँ अपन ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, यहाँ सिर्फ अपन आर्टिकल्स और वो किससे संबंधित है ये चीज सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब निर्वाचन हो गया, तो आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या होता है? महाभियोग होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति अगर के किसी कार्य से संसद के दोनों सदन खुश नहीं है तो वो 1/3 बहुमत पारित करके राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से वो हटा सकते हैं। इस चीज को ये हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को महाभियोग बोलते हैं, हटाने की प्रक्रिया। इन सब चीजों को अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे जब अपन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बाकी वीडियो देखेंगे, उनमें सब में डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे। तो अपने को याद रखने लायक बात 52, 53, 54 तीनों को साथ याद रखिए दोस्तों। 52 के अंदर पद का वर्णन है, 53 के अंदर कार्य और शक्तियां हैं, 54 के अंदर निर्वाचन है। पहले पद सृजन होगा, फिर उसकी कुछ कार्य और शक्तियां दी जाएंगी और वो किस प्रकार से निर्वाचन होगा उसके बारे में लिखा है। अब अनुच्छेद 61, ये इसको थोड़ा मोस्टली याद रखना दोस्तों, ये ज्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 61 महाभियोग से संबंधित है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है। आर्टिकल नंबर 61 तो याद हो गया, 52, 53, 54 और 61 तीनों अनुच्छेद। पद, कार्य और शक्ति, निर्वाचन और महाभियोग 52, 53, 54 और 61। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे आते हैं, इधर देखिए। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद और हैं तो अपन उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल नंबर 72 क्षमादान की शक्ति, कि राष्ट्रपति को दोस्तों क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वो मृत्यु दंड से लेकर किसी भी प्रकार की सजा के अंदर क्षमा कर सकता है, सजा को कम कर सकता है या फिर माफ भी कर सकता है। तो वो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है आर्टिकल नंबर 72 के अंदर। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अनुच्छेद नंबर 85। इसमें क्या है? लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद नंबर 85 में लोकसभा का विघटन बताया गया है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो लोकसभा का विघटन अनुच्छेद नंबर 85 में बताया गया है। अब यहां से थोड़ा अपन दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ गौर करें कि राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुलाता राष्ट्रपति ही है, लेकिन लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। लोकसभा की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा का विघटन से संबंधित अनुच्छेद है वो आर्टिकल नंबर 85। 85 जो अनुच्छेद है वो लोकसभा के विघटन से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 123 अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है अगर अपने संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, कुछ परिस्थितियां होती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति अपना एक स्पेशल आदेश जारी करके कोई भी विधि या कानून बना सकता है, उसको अपन अध्यादेश कहते हैं। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति अपना आदेश जारी कर सकता है, जिसको अपन अध्यादेश कहते हैं। अगर उनका सत्र नहीं चल रहा होता है संसद का, उनकी बैठकें नहीं हो रही होती, तो राष्ट्रपति विशेष कंडीशन में अध्यादेश जारी करके कोई भी विधि या कानून पारित कर सकता है।
तो उसका वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद 123। अब आता है 143, ये भी दोस्तों पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 143 जो अनुच्छेद है इसमें है वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानून संबंधी या फिर विधि संबंधी राय प्राप्त कर सकता है और उसे राय लेने का अधिकार है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की राय माने या नहीं माने वो राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति उसकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट से राय प्राप्त करता है आर्टिकल नंबर 146 के अंदर, लेकिन वो राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए दोस्तों, अब अपन इनको याद करते हैं। अनुच्छेद नंबर 72 और 85। अनुच्छेद नंबर 72 के अंदर वो क्षमादान कर सकता है और अनुच्छेद नंबर 85 के तहत लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का विघटन 85 में और 72 के अंदर क्षमादान है। अब 133 और 143, 1 2 3 मतलब लोकसभा, राज्यसभा, संसद, इन तीनों की शक्ति जब एक साथ प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 123 अनुच्छेद में अध्यादेश जारी कर सकता है और 143 जो आर्टिकल है उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो अपने ये चार याद हो गए। अब दोस्तों अपन देखते हैं थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि वर्तमान में अपन जानते हैं अपने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, और ये इनका क्रम दोस्तों जरूर याद रखिएगा। अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये जो 3-4 जो बड़े जो पद हैं, अपने संवैधानिक पद हैं, इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। अपन सब कुछ याद करके भी कई बार वहां पे क्रम पूछ लिया जाता है और फिर अपन क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, तो कई बार इजी फॉर्मेट का क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है इनका क्रम पूछने का, तो इनका क्रम जरूर याद रखिएगा कि कौन से क्रम का है। तो उपराष्ट्रपति फिलहाल 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। देखिए दोस्तों, अब अपन राष्ट्रपति संबंधित देख लिए और ये कुछ अनुच्छेद देख लिए, मैंने इनको याद कर लिया। अब अपन उपराष्ट्रपति से देखते हैं। उपराष्ट्रपति से मोटे तौर पर 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 63 और आर्टिकल नंबर 64, जो बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी 2 आर्टिकल अपन देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 23 में पद का वर्णन किया गया है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसकी परिभाषा इसमें लिखी गई है, इसके पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 64 में यह कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति होगा, कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। दोस्तों आपने बहुत बार बुक्स में भी पढ़ा हुआ, देखा भी होगा कि राष्ट्रपति को जो वेतन है वो ना कि इस पद के रूप में मिलता है, उसको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का मेन कार्य वो राज्यसभा का सभापति होता है। दोस्तों देखिएगा एक बार, हाँ जी, हाँ मैं आ रहा हूँ, एक बार वो रिपोर्ट लेके थोड़ा देर में, ठीक है, मैं अंदर भी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं वो कोई दूसरी साइड चला गया था। देखिए दोस्तों, ये अपन बात कर रहे थे तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 2 अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 63 और आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 63 में उसके पद का वर्णन है और आर्टिकल नंबर 64 में उसको राज्यसभा का सभापति होगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 64 के तहत। और सिंपल सा पूछे उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 63, ठीक है। अब ये 2 छोटे अनुच्छेद है, 63 और 64 याद रख सकते हैं जीव में। फिर अपने प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। पहले नेहरू थे, प्रेजेंट में अपने मोदी साहब चल रहे हैं, सबको पता ही। अब अपन इनके देखते हैं आर्टिकल। अनुच्छेद नंबर 74, अनुच्छेद नंबर 75, अनुच्छेद 74 और 75 2 ही आर्टिकल है जो अपने प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 74 में क्या चीज बताई गई है? 74 में बताई गई है कि भारतीय संविधान में बताया गया है कि अपने एक मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का गठन का वर्णन किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई गई है। तो मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन किया गया आर्टिकल नंबर 74 में। और अनुच्छेद नंबर 75 में बताया गया है
कि उस मंत्री परिषद का प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 75 और मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 74। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब अपन दोस्त अच्छे से जानते हैं कि कार्यपालिका का मेनली पूछा जाए कि कार्यपालिका का हेड कौन होता है, प्रधान कौन होता है, तो नॉर्मली राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री माना जाता है। क्वेश्चन है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है तो प्रधानमंत्री आप राइट लगाओगे, और कार्यपालिका का प्रधान होता है तो आप राष्ट्रपति को प्रधान लगाओगे, क्योंकि राष्ट्रपति है वो नाममात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री उसका रियल प्रधान होता है। उसके मंत्री परिषद के जो संपूर्ण जो लेखी जो के काम है वो प्रधानमंत्री ही देखता है। ठीक है दोस्तों। अब देखियो, और एक क्वेश्चन कई बार छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं, भारत का प्रथम नागरिक है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन लगाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य नागरिक या प्रमुख नागरिक भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अपन ने उपराष्ट्रपति देख लिया 63-64, प्रधानमंत्री देख लिया 74-75। अब अपन देखेंगे संसद। चूंकि संसदीय प्रणाली है वो अपने देश में ब्रिटेन जो देश है उससे ग्रहण की गई है। अब अपन संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखेंगे और उनको सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 79, 80 और 81 तीन आर्टिकल है। 79 में संसद के बारे में बताया गया कि भारत की एक संसद होगी। 80 अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया है जिसको अपन उच्च सदन कहते हैं, और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है जिसको अपन निम्न सदन कहते हैं। तो संसद, फिर ऊपरी सदन, फिर निम्न सदन। ऊपरी सदन राज्यसभा है, निम्न सदन है वो लोकसभा है। अब राज्यसभा का अध्यक्ष बता दिया एम वेंकैया नायडू होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष अभी ओम बिरला चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो तीन जीवन याद रख सकते हैं, 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अब अपन इधर देखते हैं दोस्तों। अब अपन लेते हैं आर्टिकल नंबर 100, 105 और 108। अब इन तीनों को याद करने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद नंबर 100 में, अनुच्छेद नंबर 100 के अंदर निर्णायक मत की शक्ति, इसमें निर्णायक मत की शक्ति का अधिकार प्राप्त है लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों समझिएगा, जैसे संसद का सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो लोकसभा के अंदर दोनों पक्षों के अंदर वोट इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उस टाइम लोकसभा अध्यक्ष जिस पक्ष का समर्थन करेगा, जिस पक्ष को वो वोट करेगा, वो उसका निर्णायक मत होगा। तो उसकी शक्ति प्राप्त की जाए अध्यक्ष निर्णायक मत की शक्ति। मतलब दोनों पक्षों के वोट जब बराबर हो जाते हैं तब जो अध्यक्ष जिस साइड में अपना वोट करेगा वो ही नियम कानून माना जाएगा। तो वो जो वर्णन है वो आर्टिकल नंबर 100 में कहा गया है, अध्यक्ष को निर्णायक मत की शक्ति प्राप्त है। और आर्टिकल नंबर 105 में क्या बताया गया कि संसदीय विशेषाधिकार, इस संसद को कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष कानून बनाने का प्रावधान है, कुछ विशेष नीतियां नियम लागू करने का अधिकार है, वो है 105वें आर्टिकल के अंदर बताया गया है। 108वें आर्टिकल के अंदर संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। ये दोस्तों ज्यादा पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप कि संयुक्त अधिवेशन संसद का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता उसकी लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित 108, अब इन तीन को याद कीजिएगा। आर्टिकल नंबर 100 निर्णायक मत की शक्ति, आर्टिकल नंबर 105 संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है, 108 में संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है दोस्तों। अब अपन नीचे के ये चार ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। 112 के अंदर बजट के प्रावधान है। बजट का मतलब वार्षिक वित्तीय लेन देन का जो लेखा जोखा होता है वो बजट कहलाता है। और अनुच्छेद नंबर 116 के अंदर लेखानुदान, लेखानुदान का मतलब क्या है, कुछ एक चीजें होती है, कुछ एक बिल होते हैं दोस्तों जो बजट के अंदर सरकार शामिल नहीं कर पाती, उनको अलग से बिल पारित करती है, तो उसको कहते हैं लेखानुदान। जो बजट के अंदर शामिल नहीं होते, जो बिल है वो बजट में शामिल नहीं करते, उनको लेखानुदान की श्रेणी में लेते हैं। तो लेखानुदान से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 116 नंबर है, और अनुच्छेद नंबर 117 है वो 117 है वो वित्त विधेयक है। तो देखिए दोस्तों, यहां से ये तीन याद कीजिए, यहां से ये दो अनुच्छेद नंबर 110 धन विधेयक और अनुच्छेद नंबर 117 वित्त विधेयक, यहां से दो याद रखिए और यहां से ये दो याद रखिए। अनुच्छेद नंबर 112 बजट, और जो बजट में नहीं है वो 116 लेखानुदान में है। ठीक है दोस्तों।
आप इनको छोटे छोटे खंड में तोड़ के पढ़िएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक बार नहीं 2 बार में आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको रिवाइज कीजिएगा। इन जो आर्टिकल जो मैंने बताए मोटे मोटे, इनके बाहर 90% तक तो इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। 10% कुछ 1-2 आर्टिकल्स और आते हैं अपने, जिनको अपन सीरियल वाइज जब ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनमें अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मोस्टली आपको ये तो इतने आर्टिकल्स तो याद रखने ही है। अगर अपने को आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो इतने तो अपने को रखने ही पड़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, इन तीनों को देखा, इन दो को देखा, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये बजट, और बजट में जो नहीं है वो लेखानुदान। 112 में बजट है और 116 में लेखानुदान है। अपन ने यहाँ तक देख लिया है 117 तक। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कई बार कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अब देखिए दोस्तों, अपन ने संसद देख ली और ये आर्टिकल्स भी देख लिए। अब देखते हैं अपन सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसका हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में अपना सुप्रीम कोर्ट है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एन.वी. रमन, जो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। इनको याद रखना है, नाम है एन.वी. रमन। 48वें नंबर के 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और पहले मुख्य न्यायाधीश भी याद रखना दोस्तों, एच.जे. कानिया थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। और वर्तमान में कौन है? एन.वी. रमन, जो 48वें मुख्य न्यायाधीश है। देखिए दोस्तों, अब इसके अपन कुछ आर्टिकल्स देखेंगे इंपॉर्टेंस, और उसके बाद में 1-2 आर्टिकल्स और हैं, फिर अपन इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों, अब आता है आर्टिकल नंबर 124। 124 के अंतर्गत ये चीज बताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये चीज बताई गई है। आर्टिकल नंबर 131 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को ये क्षेत्राधिकार है, इन कानूनों पे वो सुनवाई करने का अधिकार है, वो सब चीजें है वो आर्टिकल नंबर 131 में बताई गई है। अब आर्टिकल नंबर 137, न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनर्निरीक्षण की शक्ति। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होती है? न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनर्निरीक्षण क्या होता है? अब कई बार ऐसा होता है कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा कोई कानून बना के पारित कर देता है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है, वो विधि या कानून बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है ये जो विधि या कानून है ये भारत के संविधान का उल्लंघन करता है, तो फिर अगर उनको यह लगता है कि भारत के संविधान का ये उल्लंघन करता है, तो फिर अपन सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध उस कानून को खारिज कर सकता है और उसको निरस्त कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनर्निरीक्षण। तो ये आर्टिकल जो है ये अनुच्छेद नंबर 137 है, जो इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना दोस्तों। और ये इसको थोड़ा याद रखना दोस्तों, जो पूछा जाता है ज्यादातर। अब बताया आर्टिकल नंबर 143 अपन ने ऊपर भी देख लिया दोस्तों। इसमें है वो राष्ट्रपति है, वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार रखता है। तो अनुच्छेद नंबर 143 में जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अब इनको अपन क्रमवार याद रखते हैं दोस्तों। 124 और 137 तक देख लिए दोस्तों। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। 131 में उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। और 143 जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसमें वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 4 अनुच्छेद 124, 131, 137 और 143 दोस्तों याद रखिएगा। 124, 131, 137 और 143 गठन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पुनर्विलोकन और राष्ट्रपति को सलाह। गठन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पुनर्विलोकन और राष्ट्रपति को सलाह। इनको इस टाइप से याद कीजिएगा, फिर इस टाइप से याद कीजिएगा, ताकि आपको एक माइंड में आपको एक पिक्चर बने, आपको देखते ही याद आ जाए। लंबे समय के लिए आपको याद रखने के लिए अपने को रटना नहीं है, अपने को एक पिक्चर याद करनी है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? 4 है, 134,
131, 137 और 143। अब इनको माइंड में जोर देके याद कीजिएगा। 124 क्या है, 131 क्या है, 137 क्या है, 143 क्या है। इस टाइप से आप याद कीजिएगा, लंबे टाइम तक आप उसको याद रख पाओगे। अब देखिए दोस्तों, अब दो अनुच्छेद अपने और बच जाते हैं, आर्टिकल नंबर 76 और आर्टिकल नंबर 148। तो अनुच्छेद नंबर 76 है, इसके अंदर भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसका बारे में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल नंबर 148 है, इसमें भारत का एक केग होगा, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जो जिसको अपन हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, इसका वर्णन किया गया। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बार बार। भारत का न्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है या फिर केग किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये 148 से और 76 से है भारत का न्यायवादी। तो भारत का महान न्यायवादी दोस्तों एक भारत सरकार का एक विधि सलाहकार होता है। इसकी रैंक नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर की होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर की रैंक का एक अधिकारी होता है, जो भारत का कानूनी सलाहकार होता है। जो भी कानून संसद बनाती है, लोकसभा राज्यसभा से पारित होते हैं, उनके ऊपर वो अपनी सलाह देता है, राय देता है, ताकि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर ये न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण ना कर सके। इसीलिए इसको रखा गया। इसका ये मेन काम यही है कि भारत को कानूनी सलाह उपलब्ध कराना। अब ये केग है, केग आर्टिकल नंबर 148, ये है दोस्तों एक सीनियर आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। इसका काम क्या है कि भारत के अंदर जो आय व्यय राज्यों को अनुदान दिया जाता है, आय और व्यय का लेखा जोखा ये रखता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और इसी ने ही आपको बताया कि पहले अपन जो भी घोटाले हुए, 2G घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाले, ये इसी केग की देन है, जिसने ये उजागर किया था बाद में। तो इसका मोस्टली काम क्या है कि आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। और अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, अपने केग गिरीश चंद्र मुर्मू है, महान्यायवादी वो के वेणुगोपाल है, और ये गिरीश चंद्र मुर्मू। और पहले कौन थे, पहले भी नरहरि राव थे, पहले केग थे वी नरहरि राव। और अभी वर्तमान में, इसको वर्तमान वाले को दोस्तों ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है और वर्तमान में महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। इस प्रकार से दो यहां से याद रखने हैं, 76 और 148। 76 के अंदर न्यायवादी और 148 के अंदर के। ठीक है दोस्तों, एक बार अपन फटाक से एक बार इनको देख लेते हैं, सभी को देख लेते हैं। भाग नंबर 1 दोस्तों, 1 से 4 तक भारत राज्यों का संघ है। 1 में बताया गया भारत राज्यों का संघ है, 2 में राज्यों का निर्माण, 3 में भी राज्यों का निर्माण। फर्क इसमें यह है कि इसमें आंतरिक राज्यों का निर्माण, इसमें बाहर से मिले हुए राज्यों का निर्माण है। भाग नंबर 2 के अंदर 5 से 11 तक आर्टिकल आते हैं जो नागरिकता से संबंधित है। भाग नंबर 3 में 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इनको अपन बाद में पढ़ेंगे। भाग नंबर 4 में 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इनको भी अपन बाद में देखेंगे। जो भी आर्टिकल है इनके बीच में क्या है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। और भाग नंबर 4 क जिसके तहत 51A अनुच्छेद जोड़ा गया और इसमें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद, और ये संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद, प्रधानमंत्री से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद, और फिर ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद, और ये कुछ विधेयक और बजट से संबंधित कुछ अनुच्छेद। इनको अपन एक पूरा होल पैकेज के रूप में अपन स्क्रीनशॉट मार लो दोस्तों इनका, या फिर इनको आप नोट डाउन कर लो, ताकि फिर फ्यूचर में आपके ये काम आ सके। तो यहीं से दोस्तों ये अपना अनुच्छेद का वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। आप इनको इसी फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों के तोड़कर आप इनको याद कीजिएगा। आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे और आप ज्यादा अच्छे से इनको याद कर पाओगे। अपन अब लगातार वीडियो लेके आऊंगा मैं कल से, बीच बीच में से ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर हिस्ट्री के इस टाइप से ये वीडियो आएंगे, क्रम वाइज वीडियो आएंगे। और क्रम वाइज वीडियो में ज्यादा पहले इंपॉर्टेंस उन टॉपिक को दी जाएगी जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिनसे क्वेश्चन कम आते हैं उनको थोड़ा बाद में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मोस्टली अभी 1-2 एग्जाम में जो बच्चों की नजदीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले उन टॉपिक को मैं प्रीफर करूंगा। बस आप लोग देखते रहिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल, आप सब दोस्तों की दुआएं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हैं।
सपोर्ट कीजिए अपने YouTube चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।